and welcome everyone. My name is Mohsen Mahmood and I am a lawyer in Lahore practicing with the CMLC law firm. Today we are diving into the hottest topic of today, that is the Financial Bill 2026. और इस सब के ऊपर बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर नबील मलिक साहब। हम रेलिवेंट टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे और इनसे जानेंगे कि क्या इस बिल में नया आया है। ओवर टू यू। थैंक यू मोहसिन। फाइनेंस एक्ट 2026 सही में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस टाइम पाकिस्तान का, क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी चेंजेस आई हैं जो कि गुड न्यूज़ भी हैं और कुछ ऐसी चीज़ें भी आई हैं जो कि ना गुड न्यूज़ है ना बैड न्यूज़ है, लेकिन आपको अफेक्ट कर रही हैं। सर, ये जो अभी रेलिवेंट चेंज अभी 7E का आया है रिगार्डिंग प्रॉपर्टी, आप इसको कैसे देखते हैं? ये हमारी प्रॉपर्टी मार्केट के लिए बेहतर है, इम्प्रूवमेंट लाएगा? हाउ डू यू सी इट? अच्छा मोहसिन, 7E एक ऐसा सेक्शन था जो कि बड़ा बर्डनसम था हर बंदे के लिए, स्पेशली उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट के तौर पे प्रॉपर्टीज़ लेता था। तो 7E फर्स्टली इज़ रिमूव्ड, ठीक है, एक कंसिडर इलीगल, और उसके बाद फाइनेंस बिल के अंदर जो भी नए जो कि 1 जुलाई से इनेक्ट होना है, इसको ख़त्म कर दिया गया है। इसका फ़ायदा ये होगा कि पहले इसका मसला ये आ रहा था, मैं आपको बताता हूँ, कि जब भी कोई प्रॉपर्टी अदर देन प्राइमरी रेजिडेंस होगी आपकी, जैसे एक फार्म हाउस हो गया, एक फैक्ट्री होगी, इसके अलावा जो भी इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए कोई आप प्रॉपर्टी लेंगे, उसके ऊपर हर साल टैक्स लगना था आपका। और जो साल टैक्स लगना था वो उस प्रॉपर्टी का पहले 5%, यस, और जो उस 5% की जो अमाउंट आनी थी उसका 20% आपने हर साल पे करना था, जो कि प्रॉपर्टी सेक्टर के लिए, इन्वेस्टमेंट लोगों के लिए, और जो लोग वैसी प्रॉपर्टी लेके रखते थे उनके लिए बहुत जो है मुश्किल था पे करना हर साल। नवीद साहब, जो ये मेजर चेंजेस अभी आ रही हैं, जो एक इनिशियल रीडिंग से पता लग रहा है कि FPR अपना पूरा स्ट्रक्चर चेंज करने जा रहा है, इसके अंदर नए विंग्स की तश्कील दी जा रही है। हाउ डू यू सी इट? ये किस तरह डू यू थिंक इट विल बी इफेक्टिव फॉर द जनरल पब्लिक? अच्छा, जनरल पब्लिक को देखते हुए मैं बताने लगता हूँ कि जो एक स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है ना, इम्पोर्टेंटली वो है फेसलेस ऑडिट असेसमेंट्स। मैं अपनी पब्लिक को बताना चाहूँगा कि फेसलेस ऑडिट असेसमेंट सिंपल लैंग्वेज में क्या होता है। कभी भी कोई मसला आता है टैक्स से रिलेटेड, आप रिटर्न जब फाइल करते हैं जो कि गोशवारा होता है, जब बिजनेसमैन या बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कोई टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, तो जब भी कभी वो टैक्स रिटर्न जब असेस होती हैं FBR के पास, तो उनका होना होता है ऑडिट। यस। तो ऑडिट इज़ अ फर्स्ट थिंग जिससे केस की इनिशिएशन होती है। तो मोस्टली हमारे पाकिस्तान में ऑडिट स्टार्ट होने से पहले ही ख़त्म हो जाता है। जो FPR की पॉलिसी है मूविंग टुवर्ड्स द फेसलेस सेंटर, ये क्या इसके पीछे थिंकिंग है? जैसे मैंने आपको बताया कि ऑडिट एक फर्स्ट स्टेप होता है जिसके अंदर केस की इनिशिएशन होती है कि आपने टैक्स कम पे किया या टैक्स आपने अवॉइड किया है। तो ऑडिट के थ्रू जो कि डेस्क एनालिसिस, लोग बैठ के टीम बिठा के एनालिसिस करते हैं आपके रिटर्न का, आपकी चीज़ों का। तो ये एक फर्स्ट स्टेप होता है केस बनने से पहले। हमारे लोग, कुछ ऐसे लोग होते हैं वो जाके इस चीज़ को मैनेज कर लेते हैं, जाके मिल लेते हैं उन लोगों से कि केस स्टार्ट होने से पहले ही उसका केस ख़त्म हो जाता है, और गवर्नमेंट एक्सचेकर को हेविली बर्डन करता है और नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि वो टैक्स गवर्नमेंट को जाना था तो गवर्नमेंट ने इम्प्रूव करना था। यस। ये एक वाहिद रीज़न है कि उन्होंने फेसलेस इसलिए किया। और फेसलेस में मैं बता दूं उन्होंने किया क्या है। उन्होंने कहा है कि कोई भी हेयरिंग होगी आपकी, वो ई हेयरिंग होगी, सही। बंदा अनोनिमस होगा, आप किसी असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर को नहीं देख पाएंगे, इवन दो उसकी वॉइस भी आप रिकग्नाइज नहीं कर पाएंगे। तो इज दिस रिलीफ फॉर द जनरल पब्लिक? अगर उनको जो टैक्स ऑफिसर है उसे मिलना नहीं पड़ रहा, उसे ऑनलाइन अगर वो हेयरिंग कर सकते हैं, ये डू यू सी इट बेनिफिशियल फॉर द जनरल पब्लिक? अभी इसके रूल्स आने हैं, बोर्ड ने इसके रूल्स बनाने हैं। FBR का एक बोर्ड होता है जो रूल्स बनाता है जनरल पब्लिक के लिए। मसला तो पहली बात है कि FBR ने हर जगह पे अपने ऑफिस रखे हैं। ई हियरिंग से लॉयर्स को फ़ायदा होगा जो उनके बिहाफ रिप्रेजेंट करते हैं, कि अगर कोई मैटर किसी का इस्लामाबाद का है और वो लाहौर में रहता है, तो उसको इस्लामाबाद जाना नहीं पड़ेगा और ई हियरिंग के थ्रू मैटर सॉर्ट आउट हो जाएगा। ये फ़ायदा है। सबसे जो इंटरेस्टिंग मुझे इस चीज़ लगी इस पूरे बिल में, वो उन्होंने कंटेंट क्रिएटर्स के ऊपर टैक्स लगा दिया। हाँ जी, ये बिल्कुल। ये क्या हो गया? असल में वो किसी टैक्स नेट में आ नहीं रहे थे, हम्म। तो गवर्नमेंट हैव मेक टेकन स्टेप कि उन्होंने क्या तरीका कि कोई भी कंटेंट क्रिएटर, चाहे इन्फ्लुएंसर हो, यूट्यूबर हो, एनीथिंग जो कि कंटेंट या जिसकी जो बाहर से पेमेंट आ रही है, इनवर्ड रेमिटेंस आ रही है, उसके अकाउंट में बाहर के मुल्क से पैसा आ रहा है, ठीक है, इन्फॉर्म कि वो कोई कंटेंट क्रिएट सेल कर रहा है, इस पर भी रूल्स बनने हैं कि इसकी इंप्लीमेंटेशन कैसी होगी, कंटेंट क्रिएटर की डेफिनेशन कितनी वास्ट है, इस पर इंटरप्रिटेशन आनी है।
लेकिन ये चीज़ कंफर्म हो गया कि बैंक में या बैंक जैसे कोई और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर अगर पैसे आएंगे तो बैंक वाले पे ड्यूटी है कि उसने 5% उस अमाउंट का काट के गवर्नमेंट को जमा करवा दें। चलें, ये तो गुड न्यूज़ है। कंटेंट क्रिएटर्स के ऊपर भी कुछ टैक्स लगा। आप किसी को जैसे आईटी को प्रमोट करते हैं, आपको कंटेंट क्रिएटर को भी प्रमोट करना चाहिए। यस, तो ऐसे दैट्स ट्रू। 5% चलें, वो देखेंगे, रूल्स पे देखते हैं कि कितना को अफेक्ट कर रहा है कंटेंट क्रिएटर्स को। सर, रिलेटेड टू दिस टॉपिक, आजकल पीआरए बहुत मुतहरिक हो गई है, बहुत एक्टिव हो गई है ऑन द डायरेक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। हाउ डू यू सी इट फॉर द जनरल पब्लिक? ये बहुत हार्श हो रहे हैं? डू यू सी दैट कि ये इफेक्टिव हैं अपने काम में? पीआरए की लिटिगेशंस बहुत ज़्यादा आजकल सामने आ रही हैं। पहले आपको ना मोहसिन एक चीज़ समझना पड़ेगी और आम पब्लिक को भी एक चीज़ समझना पड़ेगी कि गवर्नमेंट रन होती है टैक्सेस से। आप टैक्सेस देते हैं तो गवर्नमेंट वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे, प्रोजेक्ट्स पे लगाते हैं। गवर्नमेंट के पास खुद के पास पैसे नहीं होते, वो हमारे पैसे ही होते हैं। तो ये जो पीआरए पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी है, इट्स अ काइंड ऑफ टैक्स ऑन सर्विसेज कि आप जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उस पर टैक्स लगता है। तो इस तरह के सिस्टम इम्पोर्टेंट होते हैं गवर्नमेंट की मशीनरी को रन करने के लिए। पहले हाँ जी, पीआरए इतना एक्टिव नहीं था, लेकिन अब एक्टिव हो गया है, जिसके पहले इतने रिकवरी के मैकेनिज्म नहीं थे। मैं अपनी आम पब्लिक को ये बताना चाहूँगा कि रिकवरी से मतलब ये है कि अगर आपने कोई सर्विसेज प्रोवाइड की है और आपने उसके ऊपर 16% टैक्स नहीं दिया, तो पीआरए का इन्फोर्समेंट ऑफिसर आपको हियरिंग की अपॉर्चुनिटी दे के, सुन के आपके खिलाफ फैसला करेगा। अच्छा, और अगर आप उस फैसले को चैलेंज कहीं नहीं करेंगे तो टोटल अमाउंट आपके बैंक से निकाल ली जाएगी। वेरी और इंटरेस्टिंग। ओवरव्यू देने का मकसद ये कि टैक्स का सिस्टम चलता ही ऐसा है, क्योंकि टैक्स की डिले के अंदर गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में डिले हो जाता है। जमील साहब, एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक इस बिल में जो हुआ है वो है कि इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग, ठीक है, ऑफ द बैंक इंस्टीट्यूशंस। हाउ डू यू सी दैट? ये अगेंस्ट द प्राइवेसी ऑफ द इंडिविजुअल नहीं है? अथॉरिटीज़ होती हैं, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, इनको कैसे पता चलेगा कि आपके पास पैसे आ रहे हैं या नहीं आ रही? क्या इंस्ट्रूमेंट है इनके पास? तो वो जो बैंक से डाटा लेते हैं उसके बगैर उनका वो असेसमेंट ही नहीं कर सकते। उनका राइट है कि लेना आपसे, उसमें कोई ब्रीच ऑफ प्राइवेसी नहीं है। हाँ, इसमें जो चेंजेस आई हैं वो मैं आपको बता सकता हूँ। उसमें ये है कि बैंक को उन्होंने बाउंड कर दिया है कि आपने उनके डाटाबेस के साथ फॉर द 6 मंथ हर बंदे का रिकॉर्ड भेजते रहना। और जब भी कोई उन ट्रांजैक्शंस के अंदर उसका क्लोजिंग बैलेंस या पीक अमाउंट 100 मिलियन क्रॉस करेगी, तो फ़ौरन वो क्रॉस मैच कर देगा और आपको ऑटोमेटिकली नोटिस आ जाएंगे। उसका एक होगा कि फिर ये जो हम लोग बैंक अकाउंट्स की जो ट्रांजैक्शन है उसको जस्टिफाई नहीं करते, तो उसका ये कि अब आपको जस्टिफाई करनी पड़ेगी हर अमाउंट को, क्योंकि बैंक की आपकी हर एक ट्रांजैक्शन पे नज़र है और वही जो बैंक है वो एफबीआर को ये डाटा फीड कर रहा है ताकि उनके लिए आपकी राइट अमाउंट उनको राइट अमाउंट पता चल जाए कि असल में आपकी इनकम क्या है और क्या चीज़ आप हाइड कर रहे हैं। ये एक मैकेनिज्म जो है उन्होंने इस दफ़ा इंट्रोड्यूस करवाया फाइनेंस सेक्टर। तो इसका मतलब जो कंसीलमेंट ऑफ वेल्थ है वो लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा फॉर द पर्पसेस ऑफ इनकम, जो रिटर्न जो शो करते थे। कंसीलमेंट ऑफ वेल्थ नहीं कहेंगे इसको, कंसीलमेंट कहेंगे टू द एक्सटेंट कि वो जो बैंक की ट्रांजैक्शन है उसको छुपा नहीं सकते आप। और ये इसका एक और फ़ायदा हुआ है, एक डॉन न्यूज़ के अंदर पढ़ा था जो इंटरव्यू में कि 7,000 लोग ऐसे हैं कि जिनकी इनकम की रिटर्न ज़ीरो है। ज़ीरो समझ लें कि वो 6 लाख शो की हुई है और अकाउंट के अंदर मिलियन ऑफ रुपीज़ पड़े हैं। यस, अब दैट्स नॉट फेयर टू द टैक्स पेयर एट लार्ज, जो अगर वो टैक्स ब्रैकेट में नहीं आ रहे हैं। वो टैक्स ब्रैकेट में उनका आना बनता है क्योंकि उनकी उनकी बैंक में ट्रांजैक्शन है। असल में वो ट्रांजैक्शन जो बैंक की है वो स्किप हो रही हैं, जिसकी वजह से टैक्स नेट के अंदर वो आ नहीं पा रहे। अब वो प्रॉपरली आएंगे। अब एफबीआर क्वेश्चन करेगा आपसे। दैट्स गुड टू हियर। मूविंग फॉरवर्ड, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग पहली बार हुआ है हमारी हुकूमत की तरफ से कि हाई अर्नर्स के ऊपर भी टैक्स ख़त्म कर दिया है। सैलरी क्लास के ऊपर कुछ टैक्स की इजी हुआ है उनके ऊपर टैक्स, कौन सा ब्रैकेट। असल मैंने आपको बताया था ना कि फाइनेंस बिल में कुछ अच्छे एक्ट किए गए हैं, जैसे 7E ख़त्म कर दिया और कुछ ऐसे एक्ट हैं कि डिबेटेबल हैं क्योंकि अभी उनके रूल्स बनने हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स के ऊपर जो है टैक्स लगाए जा रहे हैं। जब तक रूल्स नहीं आएंगे हम डिस्कस नहीं कर सकते। जो हाई अर्नर्स हैं जिन पे वो टैक्स लगता था 9% सरचार्ज,
वो होते हैं जिनकी इनकम 1 करोड़ से ऊपर है। गिवन द सर्कमस्टेंसेस नाउ, ये जो हाई अर्नर्स हैं इनके ऊपर भी अभी टैक्स है? जो हाई अर्नर है इनके ऊपर तो टैक्स एक पहले ही लग रहा है, जो कि टैक्स ब्रैकेट है। उसमें सिंपल है कि कोई भी अमाउंट अगर आपकी 70 लाख क्रॉस करेगी, 7 मिलियन, उसके ऊपर एक फिक्स 1.4 मिलियन का टैक्स लगना है, प्लस 35% ऑफ द अमाउंट जो कि 70 लाख से ऊपर होगा। ये तो लगना ही लगना है। तो हाई अर्नर जिनकी 1 करोड़ से ऊपर है, तो उनके ऊपर वो जो फिक्स अमाउंट ऑफ टैक्स है वो लगेगा लगेगा, लेकिन जो सरचार्ज पड़ा था 9% का वो ख़त्म हो गया। मैं एक जेनेरिक आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। मेरे वाल साहब मुझे कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं। व्हाट इज़ द लीगल वे टू डू इट अकॉर्डिंग टू दिस बिल एंड दिस इनकम ऑर्डिनेंस? आप इस वीडियो के थ्रू मेरे से फ्री लीगल ओपिनियन चाह रहे हैं। अच्छा, मोहसिन ऐसे है कि जो वालिद के तरफ से गिफ्ट मिलता है ना, उस अगर वो अमाउंट आप दोनों डिक्लेयर कर लेते हैं, वालिद साहब भी अपने रिटर्न में और आप भी रिसीविंग एंड पे, तो आपके ऊपर कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं, क्योंकि टैक्स एग्जेम्प्टेड है, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। लेकिन सिर्फ रिलेटिव के थ्रू, जो बंदा रिलेटिव की डेफिनेशन में नहीं आता, उसको थ्रू बैंकिंग चैनल वो चीज़ देनी पड़ती है और वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स ही डिक्लेयर की जाती है। अब रिलेटिव का क्या डेफिनेशन है? अगर आपको कोई क्वेश्चन है, आपका कोई ऐसा मैटर है जिसमें आपको नहीं पता चल रहा है कि ये रिलेटिव की डेफिनेशन में आता है नहीं आता, क्या मेरे गिफ्ट पे टैक्स लगेगा नहीं लगेगा, तो फील फ्री टू आस्क क्वेश्चन। ये जो टैक्स अथॉरिटीज़ हैं, जी इनमें इनलैंड रेवेन्यू ट्राइब्यूनल, जी इट एक्ट्स एज एन अपील। इसके क्या पावर्स हैं, फंक्शंस हैं? इज दिस कंकरेंट अथॉरिटी टू गो टू? अच्छा, जो ट्राइब्यूनल है ना, ये लास्ट फैक्ट फाइंडिंग कोर्ट होती है। मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ या अपने पब्लिक को कि फैक्ट फाइंडिंग का मतलब ये है कि कोई भी मैटर है जिसमें लॉ इन्वॉल्व ना हो, ठीक है, और सिंपल फैक्ट्स ऐसे हों कि जो कि आराम से, जैसे आपने क्या टैक्स, आपने इस जगह पे गए हैं या नहीं गए, जिसमें लॉ इन्वॉल्व ना हो, ये फैक्ट फाइंडिंग लास्ट फैक्ट फाइंडिंग कोर्ट होती है। इसके बाद ऊपर हाई कोर्ट मैटर जाता है और जो एक दफ़ा फैक्ट फाइंड कर दिया जाए ट्राइब्यूनल की तरफ से, प्रिजम्पशन ये की जाती है कि ये फैक्ट्स फाइनल है। तो आपने कोशिश करनी होती है कि अपने हक में वो फैक्ट फाइंड कराए जाएं, ताकि वो आगे आगे तक आपकी हेल्प कर सकें। और जो ट्राइब्यूनल की पावर क्या है? ट्राइब्यूनल की पावर ये है कि वो मैटर को सुन के उस मैटर को असेस कर सकती है, वो वापस रिमांड कर सकती है, आपके केस जो आपके नीचे से चलता आ रहा है असेसमेंट स्टेज से, उसे ख़त्म भी कर सकती है। एक प्रोविंस में व्हाट इज द हाईएस्ट टैक्सिंग अथॉरिटी अदर देन द एफपीआर अपील्स के लिए? असल में जो टैक्सिंग अथॉरिटी है ना, उससे इंडिपेंडेंट होते हैं ट्राइब्यूनल्स। ये अपील सुनते हैं, ये उसका पार्ट नहीं होते। These are part of the हाँ appeals. जी, टैक्सिंग अथॉरिटी आपका फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है। Thank you, Nabil Saab, for your insightful discussion. Pleasant discussion we had. I hope कि जो जनरल पब्लिक है they were able to understand जो हम लोग points discuss कर रहे थे. Moving forward, I would hate to end this discussion, पर अगली सीरीज़ के लिए आप क्या टॉपिक्स रिकमेंड करते हैं जो हम लोग आगे डिस्कस करें? अभी तो ये मैंने आपको फाइनेंस एक्ट बताया, क्योंकि ख़ुद आपने कहा है हॉट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, ताकि पब्लिक को पता हो कि आने वाले टाइम में क्या आने लगा है, तो ताकि जब भी वो अपने लॉयर या अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाएं, तो उनको चाहिए कि उनसे ये सवाल पूछें, ताकि अगर उनको ये प्रॉब्लम आने वाली है वो उससे बच सकें। हम आगे वाले टॉपिक पे आने वाले टॉपिक पे हम क्लियर करके बताएंगे कि फाइनेंस एक्ट में और क्या चीज़ें हैं, और जब टैक्स पेयर का मसला टैक्स अथॉरिटी में चला जाता है और वो क्यों जाता है, किसकी गलती से जाता है, ठीक है, अगर चला जाता है तो उससे कैसे बचा जाए, और अपील स्टेज पे, ट्राइब्यूनल वाली स्टेज पे क्या मिस्टेक नहीं करनी लॉयर्स ने, ठीक है, ताकि मैटर जो है टैक्स का ख़त्म हो जाए। क्योंकि प्रिजम्पशन ये होता है कि टैक्स पेयर जो चीज़, अगर कोई गलती होती है उसमें जो प्रिजम्पशन होती है वो टैक्स पेयर के हक में होती है। हमें वो यूज़ करते हुए जो है ना आगे चलना चाहिए, क्योंकि एक दफ़ा किसी बंदे का दिल नहीं चाहता कि उसकी जेब से वो अमाउंट निकल जाए जो बनती नहीं थी उसके ऊपर। Yes. ठीक है, हम हेल्प करेंगे टैक्स पेयर्स की, लॉयर्स की, ताकि वो इस चीज़ को समझ सकें और इस प्रॉब्लम से बच सकें।